नंबर सिस्टम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। वैसे आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर सिर्फ सोशल साइंस के कंटेंट को ही डालते हैं, सोशल साइंस को ही पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे कि अभी एग्जाम चल रहा है, तो सोशल साइंस का एग्जाम हो चुका है और अब आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स समझना। तो मैथमेटिक्स के जो मेन पॉइंट है, आज हम उसमें कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करूंगा। जैसे सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ताकि अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। फॉर्मूला, डेफिनेशन, एग्जाम्पल सबके साथ बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है ये सभी क्लास में जरूरी है, यानी स्पेसिफिक किसी एक क्लास के लिए नहीं है। नंबर सिस्टम वहां से शुरू होता है जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स सिर्फ 9 डिजिट पर डिपेंड है, 0 से लगा करके 9 तक। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट हैं, इसको इंटेजर कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं से दुनिया की सबसे बड़ी संख्या नंबर सिस्टम का निर्माण होता है, जिसमें कई तरह की संख्याएं होती है। मैं सभी प्रमुख संख्याओं के बारे में आज आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। साथ साथ हम उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही बताएंगे। आपको पता है कि इस संख्या से न सिर्फ हम दुनिया के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, बल्कि इसमें 4 प्रमुख संक्रियाएं होती है। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो सिर्फ 4 चीजों पर निर्भर होते हैं, और ये 4 चीज है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स का बेस अगर किसी चीज पर टिका हुआ है तो इन्हीं 4 चीजों पर। आप डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखते हैं। आप फ्रैक्शन में यानी भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखते हैं। हर जगह आपको एलसीएम जब आप बनाते हैं तो वहां पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही होता है। ठीक है, तो आप जब गहराई से देखेंगे तो यही सब चीज है। आइए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में देखते हैं। देखिए, नंबर डिजिट से बनते हैं और ये डिजिट जो होता है वो इंटेजर कहलाता है। सबसे पहले आप दुनिया में क्या चाहिए, ये 0 है। ठीक है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब बहुत कुछ। ठीक है, 0 का मतलब बहुत कुछ। अगर हम किसी संख्या के पहले 0 लगाते हैं तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसी 0 को अगर हम इस साइड ले आते हैं तो इसका 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 का बहुत बड़ा वैल्यू है ना। 0 वैल्यू है। अब देखिए, इंटेजर में हम जब देखते हैं, इंटेजर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटेजर और निगेटिव इंटेजर। वो पॉजिटिव इंटेजर होता है, ठीक है, और इस साइड जो है वो निगेटिव इंटेजर होता है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये सर क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -3। 0 से अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, तो आपको पॉजिटिव इंटेजर मिलता है जो क्रम से बड़ा होता है। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 5। राइट साइड में बढ़ते हैं 0 के बाद तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, इस तरह से होते चला जाता है। ये जो डिजिट है इसको निगेटिव इंटेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटेजर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये पॉजिटिव इंटेजर हैं। और सारा खेल मैथमेटिक्स का जो होता है, पूरा मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है, बस यही निगेटिव और पॉजिटिव इंटेजर से शुरू होता है। ठीक है,
इंटेजर समझ चुके हैं, और संख्याएं कितनी प्रकार की होती है वो मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम इसको समझ चुके हैं, अब आप सिर्फ इस जो पॉजिटिव इंटेजर है उस ओर ध्यान दीजिए। पॉजिटिव इंटेजर में सबसे पहली संख्या जो होती है जो 1 से शुरू होती है और इसके बाद लास्ट डॉट डॉट चला जाता है, यानी तो इसको नेचुरल संख्या कहते हैं। ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहां से जो भी संख्या शुरू हो रही है ये क्या है? नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी ये है कि यह 1 से शुरू होता है और यह कब खत्म होता है वो कभी पता नहीं चलता, ठीक है, यानी इनफिनिट है। तो नेचुरल नंबर समझ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है। जब इस नेचुरल नंबर में हम 0 जोड़ देते हैं, नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, ठीक है, ए से शुरू होता है और इसके बाद ये क्या होता है? कोई इसका अंत नहीं होता है। नेचुरल नंबर के बाद दूसरा है, नेचुरल नंबर आप समझ चुके हैं, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्या होती है? होल नंबर कहते हैं दूसरी नंबर को, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? इसको हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है। When we add 0 in the family of natural number, it is called the whole number. जब हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को जोड़ देते हैं तो उसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं क्या हो गई? ये होल नंबर होता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट इसका कोई अंत नहीं है। आप ये समझ चुके हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। इसके बाद और कई भी संख्या होती है, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। ऑल द नंबर divisible by 2 are called even number, and the number that is not divisible by 2 are called ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से डिविजन हो जाता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो आप उसे भी समझ चुके हैं। इसके अलावा आप प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़े होंगे, ठीक है। ऑल नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself is called प्राइम नंबर। वह संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। देखिए दुनिया में जितनी भी संख्या है, एक को छोड़कर सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से करती है और किसी से भी नहीं करती है, लेकिन एक के अलावा जितनी भी संख्या है उसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 उसके भाजक होते हैं। जैसे 2 है तो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 है 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 5 है 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो कम से कम 2 फैक्टर तो सबके होते ही हैं, लेकिन एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक, क्योंकि वो स्वयं भी एक है और एक से कटने वाला भी है, ठीक है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी 1 और itself, एक से कटेगा या किसी और से कटेगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। एंड अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 4, तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। हम कहते हैं 9, तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। इसके अलावा और कई सारी संख्याएं हैं, लेकिन आपके किताब में एक प्रमुख संख्या के बारे में दिया है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। हम इस पर आपको आज इसलिए विशेष रूप से बताने वाले हैं
क्योंकि रेशनल नंबर दोनों ही क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास 8 सभी क्लास में रेशनल नंबर से संबंधित संक्रियाएं या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए जितनी भी संख्या है सब एक से डिविजिबल है, इसका मतलब सभी के नीचे एक छुपा रहता है। अगर आप 5 कहते हैं तो क्या मतलब होता है? 5/1। अगर आप 7 कहते हैं तो इसका मतलब 7/1। तो ये सभी संख्या का एक भाजक होना यानी एक इसके फैक्टर होना ये सिद्ध करता है। आइए मैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन बताता हूं। अ नंबर which can be written in the form of p by q, a number which can be written in the form of p by q, where q equal to not 0, q equal to not 0 is called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी डिनोमिनेटर के रूप में 0 नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर 0 है तो पर भी रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 1/2, ठीक है, 0/2 ये भी हो जाएगा, 3/4, ठीक है, लेकिन हम 4/0 ये नहीं लिख सकते, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। आई होप कि आप रेशनल नंबर समझ चुके होंगे। ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन ही बताया है और इसकी सभी संक्रियाओं को आज मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ साथ, ताकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। सो प्लीज इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें। रेशनल नंबर, मैं आपको ये भी बता दूं कि रेशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। एक इरेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। ये क्या नंबर होता है? यानी कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। p/q का मतलब है कि वो संख्या उससे कट जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तब हम उसको रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जो बिल्कुल नहीं कट सकती है, उसको आप कभी भी नहीं कटता है, तो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये √2 है या ये √3 है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि √3 जो है कभी भी नहीं कटता है। जब इसका आप क्लास 1 में वर्गमूल बनाएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कभी नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। अब मैं रेशनल नंबर पर आधारित कुछ संक्रियाएं बताऊंगा जो क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में आएगा। क्लास 5 में भी उसको पढ़ना पड़ता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं बता दूं कि ये जो संक्रियाएं हैं 9, 10 या किसी भी क्लास में जाएंगे वहां भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग जिसको आप कहते हैं, वही रेशनल नंबर है। भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग, सिंपल आप जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़े हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़े हैं। इसी प्रकार से दशमलव में भी, डेसिमल में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। इसी तरह से रेशनल नंबर के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। लेकिन मैं इससे पहले कुछ ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं जो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको वो एग्जाम में गारंटी से आएगा, और वो है कि बड़ा, बराबर, है ना, या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। और ये आ सकता है कि दो फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है।
देखिए मैं एक ग्रेटर देन, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन। इधर वाला क्या हो जाता है, स्मॉलर, स्मॉलर देन हो जाता है। इक्वल टू तो जानते ही कि दोनों तरफ बराबर है, इक्वल टू हो जाता है। तो ग्रेटर स्मॉल को समझ जाएंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग को समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मानिए कि ये 1/2 है और ये 1/3, कौन बड़ा है। ध्यान दीजिए कि अगर न्यूमरेटर इक्वल हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है। यहां पर न्यूमरेटर क्या है, दोनों इक्वल है, जिसको हिंदी में आप अंश कहते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो यदि डिनोमिनेटर इक्वल है और तो जिस भी संख्या का, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। समझ में आ गया, ये 2 छोटी है, ये आधा है और ये 1/3 है। एक रोटी का तीसरा हिस्सा और एक रोटी का दूसरा हिस्सा कौन बड़ा होगा, जाहिर तौर पर जो दूसरा हिस्सा यदि 2 भाग में बांटेंगे वो बड़ा होगा। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। एक परिस्थिति होगी, आप समझ गए। अब ये देखिए, ये है 2/5 है, ये क्या है, 3/5 है। अब यहां पर उल्टा है ना। यू कैन सी हेयर द डिनोमिनेटर आर इक्वल बट न्यूमरेटर आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहां डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, देखिए यहां पर परिस्थितियां उलट जाती है। अगर डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। उल्टा या तब ये क्या हो जाएगा, 3/5 बड़ा होगा। इसको यूं समझ लिए कि 2 रोटी को 5 आदमी में बांटा जा रहा है और 3 रोटी को 5 आदमी में बांटा जा रहा है। तो किसको ज्यादा रोटी मिल रहा है, जाहिर तौर पर इसको मिल रहा है, क्योंकि 3 रोटी को बांटा जा रहा है तो ज्यादा होगा। अभी 2 ही रोटी उसी 5 आदमी में बांटा जा रहा है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये बिल्कुल इजी है, इसको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अगर न्यूमरेटर बराबर हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो जिसकी संख्या, न्यूमरेटर बराबर हो तो जिसकी संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन अब दो ऐसी ही परिस्थितियां नहीं होती, कई बार ये होती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी बराबर नहीं है। मान लेते हैं, हम कहते हैं ये है 3/5 और ये है 4/7, नहीं 3/5 और 4/7। कहो सर इसमें तो कोई भी बराबर नहीं है, इसमें कौन बराबर है, कौन बड़ा है, हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर कौन बड़ा है, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लें। क्या करेंगे, इसको आप एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, होगा ना। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर सिर्फ ये करना है कि इस 5 से इसमें भाग दे दोगे, डिवाइड करोगे। ये डिवाइड का पहचान है, ठीक है। 5 से 35 से डिवाइड करेंगे तो यही वाला आएगा, हमको 7 आएगा, आएगा ना, नहीं आएगा, 7/35। और इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दो तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ये अब इधर वाली क्रिया समाप्त हो गई, ठीक है। 7 3 जा 21। अब इसको आप भूल जाइए, अब यही क्रिया आप वही करेंगे। यहां पर फिर से 35 निकालिए क्योंकि एलसीएम हमेशा बराबर होगा। अब इससे डिवाइड करो, इससे जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा आंसर, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब हमें पता चल गया ये दोनों कि इसमें डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। हमने जो कहा था सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है। यहां डिनोमिनेटर इक्वल वाला ये फ्रैक्शन यहां देख लीजिए, नहीं आ गया कि यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, सीधी सी बात है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो गई।
इसका मतलब है कि 3/5 बड़ा है 4/7 से, 3/5 बड़ा है 4/7 से। तो ये छोटा बड़ा ये क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, दिमाग में बिठा लीजिए। ये सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए मैं एक तीसरे तरह की चीज को आपको बताऊं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको बनाना है, इसी को तो कैसे करेंगे। कौन सा 2 वाला था 3 4 वाला रहेगा, तुम कैसे पता लगेगा बड़ा है छोटा है। मान लो यह है 1/2, यह है 2/3, यह है 4/5, यह है 6/8। अब इसको कह रहा है कि हमको बताना असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको पता लगा इसको इक्वल करना होगा। किसको, इसके जो डिनोमिनेटर है इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 5 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 5 और 2 4 जा 8 हो गया। तो 8 5 40, 40 दिया 120, कितना हो गया 120। इसका एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया, है ना। 2 3 5 4, 3 दूनी 6 5 30, 30 चौके 120 आ गया। अभी 120 को आप इसे डिवाइड कीजिए, 60 आएगा। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। दूसरा है फिर यहां 120 लिखिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 40 दिया 120, 40 आ गया। और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो कितना हो जाएगा 42 या 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहां पर हम फिर 120 लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बचे 120 होता है, कितने बचे 120 होता है 24 बचे है 40, 24 बचे 120 होता है ना जी, ठीक है। तो 24 आएगा। अब ये 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 24 चौके 96, क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम फिर 120 लेंगे, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितने थे 120, 15 थे 120, 15 8 जा 120, 15 आ गया। अब ये 15 जो आया है इस 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 75 90 हो गया, क्या हो गया 90 हो गया, समझ रहे हैं। अब हमें सारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गए और हमें नियम भी पता है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले ये लिखना होगा 1/2, 1/2। इससे बड़ा कौन है, ये 2/3। इससे बड़ा क्या हो गया 2/3। इससे बड़ा क्या हो गया 90/120 यानी 6/8। और इससे बड़ा क्या हो गया 4/5, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सीधे अगर कहा जाए इसको पहले लिखेंगे, ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा है ये 4/5 सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये अब इस साइड ये आ जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा ये 6/8 हो जाएगा। और इससे छोटा कौन हो गया 6/8 के बाद ये हो गया, है ना 2/3। और इससे छोटा हो गया 1/2। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस तरह से लिख सकते हैं। दिन के जोड़ घटाव बनाने में भी यही 3 संक्रियाएं होती है। आपको पता होगा एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो इसके न्यूमरेटर रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ है तो जोड़ देते हैं, ऐड है तो ऐड करते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन रहता है सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अलग तरह का होता है, उसमें हम तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे